पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने नियतिवाद के भाग 1 को पढ़ा और इसी कड़ी में भाग 2 के अंतर्गत हम नियतिवाद और नियतिवादी विचारधारा से संबंधित विभिन्न विचारकों तथा इसके आलोचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना हमने पिछली क्लास के अंतर्गत छोड़ा था उससे ठीक आगे बढ़ते हैं आगे हैकल की ओर। वर्ण से एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं, यानी आपको जिस स्थान पर रहना है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मुझे साउथ में जाना है तो साउथ में जाना है तो वहाँ पर मुझे कई प्रकार से अडेप्शन करना पड़ेगा। मैं गेहूं की रोटियां वहाँ ना खाकर मुझे चावल के साथ समझौता करना पड़ेगा, मुझे सफ़ेद रंग के वस्त्रों से समझौता करना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी सांस की समस्या रहे और वहाँ पर हॉट क्लाइमेट जो है मुझे थोड़ी सी परेशान करे, लेकिन मुझे वहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। तो मनुष्य भी जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करता है। तो एडजस्टमेंट के लिए हमने पिछली क्लासों में देखा था कि वहाँ पर यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या फिर तो बदल जाओ का अर्थ होता है यानी एडेप्शन, यानी वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल दो, या वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको आप बदल दो, यानी वहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन से भी आप वहाँ पर अपना एडजस्टमेंट है जो स्थापित कर सकते हैं, या फिर तो परिस्थितियों के अनुसार आपको वहाँ पर ढलना होगा। अगर आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढल सकते हैं तो वहाँ की परिस्थितियों को आपको ढालना होगा। जैसे कि अगर काफ़ी तेज बारिश वाले क्षेत्रों में आपको रहना है तो या फिर तो उस तेज बारिश में आपको रहना सीखना है। अगर वहाँ पर तेज बारिश में रहना सीख लेना है तो आप अपने आप अंदर बदलाव ला रहे हो, नहीं तो आपको रेनकोट या अम्ब्रेला का यूज करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से डेमोलिन्स जो है वो भी कहता है कि मानव समाज के सभी आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं वो वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मानव के आर्थिक कार्य, अब आर्थिक कार्य के लिए क्या करेगा वो या फिर तो कृषि करेगा, या फिर वह माइनिंग के वर्क करेगा, या फिर वो मत्स्य यानी फिशिंग में लगेगा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, वो सारी की सारी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा उसके सांस्कृतिक कार्य का अर्थ होता है कि वह कल्चरल का अंतर्गत, जैसे कि उसको हम मकान बनाना है तो वह इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहेगा। उसके जो वस्त्र हैं यानी जो कपड़े हैं जिसको वो पहनेगा तो वह इन्वायरमेंट से आते हैं। उसको भोजन चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों जो मेन जो इसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट कहाँ से होती है, नेचर से होती है। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी बहुत सारी है, उसका धर्म है, उसकी सभ्यता है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, स्कूल कॉलेज, सड़क रोड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड है। तो वो सारी की सारी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट के बगैर मनुष्य का विकास संभव नहीं है। तो इन्वायरमेंट को हम ह्यूमन से अलग नहीं कर सकते। ह्यूमन और इन्वायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वह है उसका इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट को अगर सुप्रीम बनाएंगे तो वहाँ पर नेचुरलिज्म या डेटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हमबोल्ट क्या कहता है कि जो नेचुरल जो फोर्सेज है उसका जो फैक्ट है वह ह्यूमन की जो स्पीसीज है उसकी जो रेसेज है उसके शारीरिक लक्षण का अर्थ होता है कि उसकी लंबाई, उसका भार, उसकी जो त्वचा है उस त्वचा का रंग क्या होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होगी, ये सारी की सारी उसके शारीरिक लक्षण। उसका रहन सहन का अर्थ होता है कि वो मकान कहाँ पर, मकान जो है वो पक्के रहेंगे या कच्चे रहेंगे, बांस का प्रयोग किया जाएगा या ईंट का प्रयोग किया जाएगा, वह क्या सोचेगा। सोचने का अर्थ होता है कि वह आक्रामक होगा या शांत स्वभाव का होगा। क्रियाकलाप का अर्थ होता है कि वह कौन सी एक्टिविटी करेगा, वह खेतीबाड़ी करेगा या फिर वह शिकार करेगा या किसी उद्योग धंधों को लगाएगा। इन सभी पर
नेचर के फोर्स का प्रभाव पड़ता है। हम्बोल्ट की जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम है कॉस्मोस। अब कॉस्मोस जो किताब है वो तो आपको याद रखनी ही है, क्योंकि कॉस्मोस के बारे में आपको अक्सर पूछा जाता है। लगभग 40 किताबों की रचना की थी और ये जर्मन विद्वान थे जिन्होंने भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का अध्ययन किया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे कि वो किसी स्थान विशेष में जाते थे, जाने के बाद ही उसके बारे में लिखते थे। तो यहाँ पर उसने 5 वॉल्यूम्स यानी कॉस्मोस जो है उसके 5 वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलता है, यानी 5 खंडों में इस पुस्तक की रचना उसने की और उसमें पूरे विश्व की व्याख्या उसने प्रस्तुत की थी और कहा कि पृथ्वी के जो निर्जीव पदार्थ है और जो जीवधारी है यानी वनस्पति, पशु और मानव के बीच जो संबंध जो है वो पाए जाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने अपना जो कहा था, जो स्थान दिया था, पार्थिव एकता में विश्वास किया था। पार्थिव एकता यानी हम टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात करते हैं, अब इससे पहले हमने पढ़ा है पार्थिव एकता यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी में ये विश्वास करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक जो तत्व है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बिल्कुल भी कह सकते हैं एक दूसरे अलग है। तो ये कॉस्मोस जो है ये किताब लगभग 1845 में प्रकाशित हुई और कई विदेशी भाषाओं में इसका उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने इसके कई वॉल्यूम है, जैसे कि जो पहला जो इसका खंड था उसके अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मांड के पूरे चित्रों को बताया है। दूसरे खंड में उसने जो लैंडस्केप है उसके अलग अलग प्रकार के चित्र बताए। तीसरे खंड में उसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में की। चौथे में जो है यानी फोर्थ जो है उसके अंतर्गत उसने अर्थ यानी इसका जो फोर्थ जो खंड है यानी वॉल्यूम है उसमें उसने बताया कि पृथ्वी का अध्ययन इन स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में उसने फोर्थ के अंतर्गत बताया। कहने का अर्थ है कि ये क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि फिनिशिया और समुद्र की समीपता के कारण, समुद्री यात्रा करने के कारण, यानी फिनिशिया के जो लोग हैं वह नाव चलाने में काफ़ी बेहतर है, तो उसके पीछे कारण है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र पाया जाता है। इसी प्रकार से जो अरब का जो मरुस्थल है वहाँ के लोगों ने सदैव बादल कभी देखे ही नहीं है, यानी वहाँ पर स्वच्छ आकाश देखा है, इसलिए उनको ग्रह नक्षत्र देखने के अध्ययन की बहुत ज़्यादा तीव्रता हुई। यानी हमेशा से ही जब वो रात को सोते हैं तो तारे बड़े स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, तो हमेशा उनके मन में जिज्ञासा रही है कि तारों का अध्ययन क्या है। तो यही कारण है कि अरब जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बढ़िया वर्क किया है। तो कहा गया है कि जो नेचर है वो कैसा वहाँ पर पाया जाता है। तो एक जगह पर हमने कहा कि वह समुद्र के पास रहते हैं इसलिए वो नाविक बन गए, और एक जगह पर कहा गया है कि वहाँ पर मौसम साफ रहता है इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने लगे। फिर इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे रिटर, जिसे कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ये आर्म चेयर यानी ये आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी पुस्तकें लिखते थे, कहीं नहीं जाते थे, केवल बैठे बैठे किताबें लिखते थे। फिर भी उन्होंने कहा है कि मनुष्य और प्रकृति की जो पारस्परिक प्रतिक्रिया यानी जो इंटर रिलेशंस जो पाए जाते हैं या उनकी जो कह सकते हैं कि बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा कटी फटी तटरेखा का अर्थ होता है कि यूरोप का जो कोस्टल एरिया है वो आपको काफ़ी इस प्रकार से कटा फटा देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि बीच में जहाँ जहाँ पर ये कट लगे हुए होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे से आपको बीच देखने को मिलता है, यानी आपको वहाँ पर कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा शैलो है तथा काफ़ी कटी फटी है। तो यही कारण है कि वहाँ के लोग नाविक बने और मछलियों को पकड़ने में उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया। फिर आते हैं रैटजेल। अब रैटजेल जो हैं वो फर्स्ट जियोग्राफर थे जिसने सबसे बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, इसलिए जो मॉडर्न जो एज है उसमें रैटजेल को ही डिटरमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, जो प्रिंसिपल है उसका फाउंडर माना जाता है।
इनकी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी को हम कहते हैं नर जातीय भूगोल। अब नर जातीय भूगोल के अंतर्गत जो रैटजेल थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया है और कहा है कि पृथ्वी पर जो ह्यूमन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह नेचुरल एनवायरनमेंट का ही रिजल्ट देखा जाता है। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वह कठोर वातावरण में रहकर, या कठोर वातावरण का अर्थ होता है कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो भी वहाँ पर वह अपना एडप्शन या अनुकूलन या एडजस्टमेंट समायोजन कर लेता है। मनुष्य स्वयं वातावरण की ही उपज है, इसलिए वह वातावरण के प्रतिकूल यानी उसके विपरीत जाकर कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। मनुष्य ने सभी जीव जंतुओं की भांति वातावरण से समायोजित कर अपना विकास किया, यानी ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट किस प्रकार से किया है तो उसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया। तो इस प्रकार से उसने एंथ्रोपोजोग्राफी जो पुस्तक है, लगभग जो टाइम ड्यूरेशन रहा था इसका 1892 में इस पुस्तक की रचना की और इसके भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स निकले थे। इसके अलावा इसकी और एक पुस्तक है जिसमें एक पुस्तक का नाम है वॉल्क्सकुंडे हैं यानी जन विज्ञान। इसके अलावा इसकी पॉलिटिक्स यानी जियोपॉलिटिक्स में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, यानी भू राजनीति के संदर्भ में भी इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसके अलावा एक्यूमेन, नॉन एक्यूमेन, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में इसके बारे में कहा जा सकता है। रैटजेल की जितनी भी जो थ्योरीज थी उस थ्योरीज पर, यानी अगर देखें तो एक डार्विन का सिद्धांत है जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, तो डार्विन का जो सिद्धांत है उस पर बेस्ड है इनकी जो स्टडी, और वातावरण निश्चयवाद का इसे प्रतिपादक भी माना जाता था। इसके बाद आया है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। अब ये जो सैंपल जो है ये रैटजेल की स्कॉलर थी यानी शिष्या थी। इनकी एक पुस्तक का नाम है, यहाँ पर आगे आएगा फिर बात करेंगे, इसने नियतिवाद को काफ़ी आगे बढ़ाया। हालांकि बाद में जाते जाते ये कॉन्सेप्ट इनका थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो वो कहते हैं कि मनुष्य इस भूतल की उपज है, पृथ्वी उस मनुष्य की हड्डियां, मांस, मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। इनके पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। ये 1911 में पब्लिश हुई थी, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहा है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट मेरली दैट ही इज ए चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर फुट या डस्ट, but that the earth has mothered him, set him tall, directed his thought. She was entered into his bone and tissues, into his mind and soul. यानी मनुष्य भूतल की उपज है, और इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि पृथ्वी मात्र उसकी माता है, वह उसके धूल के कणों से निर्मित है, वरन यह भी है कि मनुष्य पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया है, उसे खिला पिला कर हुष्ट पुष्ट यानी मजबूत बनाया है, उसके लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को एक दिशा दी है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की है, जिससे जूझते हुए उसका शरीर काफ़ी मजबूत हुआ, उसकी बुद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा प्रखर हुई, उसकी हड्डियाँ, उसके मांस, उसके मस्तिष्क और उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार से एक माता अपने बच्चों की किस प्रकार से सेवा करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है उसने मानव की सेवा की है।
कई ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो कहती है कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य को मजबूत पैर दिए हैं, तो सागर के किनारे वाले रहने वाले लोगों को बलिष्ठ सीना और भुजाएं दी हैं, जिससे कि वो अपने नाव को चला सके, यानी मजबूत हाथ दिए हैं। जो रिवर वैलीज के अंतर्गत यानी नदी घाटियों के अंदर रहने वाले हैं को प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी दी है, जिससे उसके विचारों को खेत खलिहान के सीमित वातावरण तक सिकोड़ देता है। अतः मैदानी जो भागों के जो कृषकों का दृष्टिकोण होता है काफी संकुचित होता है, वहीं घास के बड़े बड़े मैदानों में घूमकर वो पशुओं को चराने वाले लोग काफी शांत, सरल और एक ही स्वर में विश्वास करने वाले होते हैं। एक ही स्थान पर बंधे नहीं होने के कारण घास की मैदानों या रेगिस्तानों के जो घुमक्कड़ जो नोमैडिक जो लोग होते हैं वो आक्रामक होते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मानव के जन्म स्थल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सभ्यता के विद्यालय के रूप में मानव को शिक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से सैंपुल ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के संबंधों को काफी विस्तृत रूप प्रदान किया है। नेक्स्ट है हटिंगटन भी यही बात कहेंगे। इनकी पुस्तक का जो नाम है वह है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ने कहा है कि मानव का जो ईच जो पक्ष है उसका शारीरिक जो गठन है, उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो बिहेवियर जो साइड है या जो उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी जो ट्रेड्स है, वो सारी प्रकृति की देन है, इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर। और इसमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, वो भी वातावरण के अनुसार अलग अलग पर थोड़ी बहुत भिन्नताएं देखने को मिलती। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का एक दास है, मोम का पुतला है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। प्रकृति ही मनुष्य के क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है, उसको कंट्रोल करती है। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ऐसा सैंपुल अपने किताब भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में 1911 में कहती है। इसके अलावा इसी चीज़ को अरस्तु भी स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार से जो अलग अलग जो पुस्तकें हैं उसके बारे में इसके बारे में ये चर्चा की गई। इतना कुछ होते हुए भी चूंकि ये पहली परिभाषा, ये पहला एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंतर्गत प्रकृति को काफ़ी श्रेष्ठ स्थान दिया गया था, फिर भी कुछ कमियां हर एक विचारधारा में जरूर रह जाती है। तो बाद में आने वाले जो विद्वान थे उन्होंने किस प्रकार से इसके बारे में कहा है कि ये जो विचारधारा है वह मान्य नहीं है। तो आलोचना के रूप में देखते हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी विकास हुआ है तो उसको या उसके कारण पर्यावरण को प्रभावित करने की जो क्षमता है वह मानव में विकास कर चुकी है। यानी मानव जो है उसके अंतर्गत इतनी क्षमताएं आ चुकी है, विज्ञान और तकनीकी के आधार पर उसने अपना इतना विकास कर दिया है कि वह पर्यावरण में बदलाव ला सकता है। तो इस प्रकार से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और इस प्रकार से कहा गया है कि ये जो निश्चयवाद है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, अर्थहीन है, कॉन्सेप्ट लेस है और जिसका मानव के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं है। यानी मानव के अभाव में हम प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति श्रेष्ठ है, ऐसा OH किस्पेट अपने किताबों में करते हैं। ये प्रकृति और मानव को अलग करता है हार्टसॉन। यानी ये कैसी विचारधारा हुई जो कहती है कि तू श्रेष्ठ और तू हीन है, यानी एक बढ़िया एक सुप्रीम पावर है और एक छोटा सा कह सकते हैं कि हीन या तुच्छ स्तर का कहा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। हीगल कहते हैं कि मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बात मत करो, क्योंकि जहाँ यूनानी रहते थे वहाँ पर आज तुर्क रहता है। यानी स्थान बदल चुका है, लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पहुंच बना दी है अपनी बुद्धि और तर्क पर। अगर वो प्रकृतिवादी होते तो वहीं पर जहाँ यूनानी पहले रहते थे वहीं पर आज भी रहते, और जहाँ पर तुर्क पहले रहते थे वहाँ पर भी तुर्क रहते। स्थान नहीं बदलता। तो मनुष्य ने अपनी सोच, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर
अपने स्थानों को बदला है और ये दूसरे स्थानों पर अपनी पहुंच बनाई है। मानव में प्रकृति को बदलने की क्षमताएं हैं, ये आलोचना के रूप में कहा जाता है। यानी हम पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंडेंट, इतने भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट नहीं है कि प्रकृति हमारे ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर सके। हम कुछ हद तक प्रकृति को बदलने की क्षमताएं भी रखते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन विद्वानों ने प्रकृति की जो अनन्य शक्ति है उसको सर्वोपरि माना। लेकिन आज के समय में जब मनुष्य ने वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास कर लिया है, उसने नई तकनीकों और उपकरणों की सहायता से अपने प्राकृतिक वातावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम एयर कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं। फलों या सब्जियों को हम लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर के माध्यम से खराब नहीं होने देते। तो ये क्या है? तो हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। आज कोई भी फल ले लीजिए, जैसे कीवी या ड्रैगन फ्रूट ले लीजिए, विश्व के किसी भी कोने में उगाए जा सकते हैं। कुछ सब्जियां वर्ष भर उपलब्ध रहती हैं। तो ये क्या है? मानव का तकनीकी ज्ञान, यानी मनुष्य ने अपने तकनीकी ज्ञान में बदलाव, तकनीकी ज्ञान के आधार पर कुछ बदलाव किए हैं। यही कारण है कि जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नियतिवादी विचारधारा की जो कड़ी आलोचनाएं हैं प्रारंभ हो चुकी है। पृथ्वी के अनेक भागों में देखा गया है कि वातावरण तो समान है, लेकिन वहाँ पर विविध मानव समूह में समान प्रतिक्रियाएं जागृत नहीं होती हैं। यानी एक ही क्लाइमेट में रहने वाले लोगों में अलग अलग प्रकार की जो थ्योरी पाई जाती हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि प्रकृति का जो प्रभाव है वो हर जगह पर, हर मानव पर बराबर नहीं पड़ता। जैसे कि टुंड्रा, जो ठंडा प्रदेश है, वहाँ की जो फिजिकल जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मैं भी उत्तरी कनाडा, ये भी ठंडा क्षेत्र है, साइबेरिया, इनमें सभी जगह पर देखें तो यहाँ की जो उनकी जो इकोनॉमी है, उनके जो कल्चर जो एक्टिविटी है, उसमें आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगी। यानी जो एस्किमोज जो है, जो उत्तरी कनाडा में रहते हैं, लैप्स है, और जो सैमोइड्स है जो आपको साइबेरियन रीजन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, तीनों ही जो क्षेत्र लोग हैं वो ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कल्चर एक जैसा होगा, उनका खान पान एक जैसा होगा, वो हर एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। इसके अलावा वातावरण की शक्तियों को सर्वशक्तिमान मान लेना मानव सभ्यता के गौरवपूर्ण इतिहास की अवमानना होगी। जैसे कि हम इतना भी शक्तिशाली उसको नहीं मान सकते। जैसे कि कनाडा और साइबेरिया का जो ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डेवलप किया है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर हमने इरिगेशन जो सुविधाएं हैं उसको डेवलप करके वहाँ पर हमने हरे भरे खेतों का निर्माण किया है। यानी जहाँ पर जो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम उस पॉसिबिलिटी को ला रहे हैं। इट मीन्स ह्यूमन जो बीइंग्स है वह सुप्रीम है। उसके अलावा हम एरोप्लेन्स या जो शिप्स है उसके माध्यम से एक कंटिनेंट से हम दूसरे कंटिनेंट में कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो शक्ति है, उसका जो संगठन है, उसकी बौद्धिक जो क्षमता है, उसके कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पर कहा जा सकता है कि ह्यूमन इज द सुप्रीम। वहाँ पर इन्वायरमेंट को हम इतना सुप्रीम नहीं मान सकते। कुछ नियतिवादी विद्वान कहते हैं कि मानव स्वेच्छा से प्राकृतिक प्रभावों की अवहेलना कर सकता है। ऐसा भी कुछ नियतिवादी खुद भी यह कहते हैं। जैसे कि किचैप कहता है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति रहित कोई स्वचालित मशीन नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन नहीं है कि वह हर प्रकार से कह सकते हैं कि अपने मन से, यानी जिसकी कुछ कोई इच्छा शक्ति नहीं है, यानी सोचता ही नहीं है कि अगर पेड़ से फल गिरेगा तो मैं खा लूँगा या जब तक वो पकेगा तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। ऐसा नहीं होता। उसको हाथ पैर चलाने होंगे, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं को पालना पड़ेगा, यहाँ पर बीजों को बिखेर कर उसे खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा तरह तरह के उसको पौधे लगाने पड़ेंगे। वो इंतजार नहीं कर सकता है कि प्रकृति अपने आप देगी। जैसे जैसे सभ्य और सुसंस्कृत समाज की रचना होती है, यानी हमने जैसे जैसे अपनी तकनीकी यानी अपने साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे वैसे हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप होती जाती है। और जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है वो काफ़ी कम देखने को
मिलता है। जैसे कि नगरों, उद्योगों और इनके जो डेवलपमेंट पर देखें बात करें तो जो हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसकी अपेक्षा ह्यूमन जो फैक्टर्स है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि डेट्रॉइट की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर गाड़ी बनाने का एक बहुत बड़ा उद्योग या क्षेत्र है जो आपका महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ग्रेट लेक्स वाला जो रीजन है, या वहाँ पर केमिकल जो इंडस्ट्रीज की जो वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वहाँ पर फिजिकल जो इन्वायरमेंट के है उसका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि ह्यूमन ने वहाँ पर सोच लिया है कि वहाँ पर हम मोटर गाड़ी बनाएंगे। तो मोटर गाड़ी क्यों बनाएंगे? देखिए, का प्रभाव तो थोड़ा बहुत है कि जो डेट्रॉइट है उसके आसपास में यहाँ पर सुपीरियर क्षेत्र है। अब सुपीरियर जो लेक्स का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको आयरन ओर मिलता है, और दूसरा जो रीजन है वो है आपका अपलेशन। अपलेशन से आपको क्या मिलता है? कोल मिलता है। तो दोनों ही जो कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट करते हैं, यानी कोयला और लोहा मिलता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई मोटर गाड़ी ही बनाएंगे। तो ये जो है वो ह्यूमन की पसंद है, मेरी मर्जी वहाँ पर मैं मोटर गाड़ियाँ बनाऊँ या वहाँ पर रेल के इंजन बनाऊँ या पावड़े कुदाली बनाऊँ। तो ह्यूमन का जो पसंद है वह काफ़ी ज़्यादा, यानी उसकी चॉइस है वह सुप्रीम है फिजिकल इन्वायरमेंट से। ये है, वापस इंग्लिश वालों के लिए देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म एज ए ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट थीम्स दैट हैव रन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिक आइडिया perspective on human environment relationship. Determinism is understood as simple causal relationship where the physical environment is an active agent and human is considered to be a passive agent, यानी वह निष्क्रिय है, केवल कहना मानता है। दिस मीन्स दैट द फिजिकल इन्वायरमेंट वुड डिक्टेट एंड मोल्ड ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटी है उसका जो कल्चर है, उसकी जो सोसाइटी है, उस पर फिजिकल इन्वायरमेंट का इफेक्ट मिलता है। द कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज environmental determinism, the idea that nature or physical environment is supreme determines the course of human development. Culture, society has existed for long. Amongst the ancient people, such ideas were prevalent in relation to the places that were inhabited, like the culture of those places as well as appearance of the inhabitants of the particular places were influenced by the physical environment element of those idea। तो इस प्रकार से और बताया गया है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट का जो फैक्ट है वह ह्यूमन की एक्टिविटी पर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा रहेगा कॉन्सेप्ट आपके पर्यावरणवाद पर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा संभववाद। उस संभववाद को हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।